अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, हुकूमत ने एक दफ़ा आईनी तरमीम की कोशिश की, लेकिन उसमें उसको पसपाई इख्तियार करना पड़ी, नंबर्स पूरे ना हो सके, मौलाना ने साथ ना दिया और इस तरह से बगैर कोई आईनी तरमीम पास हुए इजलास मुलतवी हो गए। लेकिन अब हुकूमत एक दफ़ा फिर से कोशा है कि ये आईनी तरमीम कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स के साथ करवा ली जाएं पास, और इस सिलसिले में एक नए ड्राफ्ट को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। एक इत्तेफाक राय पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है, और इस दफ़ा उनकी कोशिश ये है कि पहले से जो पूरा होम वर्क है उसको कंप्लीट करके उसके बाद इजलास बुलाया जाए। कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऐसी कोई तरमीम पास हो सकती हैं या उसकी कोशिश हुकूमत कर सकती है। क्या वाकई इस दफ़ा हुकूमत का प्लान बी जो है वो कामयाब हो सकेगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे आज के हवाले से। इसके साथ साथ जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, इसके हवाले से भी आज भी बाज़गश्त जारी रही है और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला भी, इस पर भी बात करेंगे कि क्या PTI के अंदर सब ठीक है। बहुत से सवालात हैं इस जलसे को लेकर के जो कि डिस्कशन में आ रहे हैं कि क्यों कुछ रहनुमा गैर हाजिर थे इस जलसे में और क्यों अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर नहीं की। तो इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद ये भी जिक्र करेंगे कि जो इसराइली अखबार में एक आर्टिकल आया है उसके बाद फिर से हुकूमत का एक पुराना जो नैरेटिव है उसको वो दोबारा से आज कहते हुए नज़र आए हैं, दोहराते हुए नज़र आए हैं कि इमरान खान इसराइल के हामी हैं या उनको कोई बैरूनी सपोर्ट हासिल है। तो क्या ये बार बार बयानियाँ सामने लाना, इसका क्या मकसद है और क्या वाकई इसमें कोई हकीकत भी है या सिर्फ ये हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इन इशूज़ को बार बार इस्तेमाल करती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आज पे खुशामदीद कहते हैं हम प्रोग्राम में सीनियर सियासतदान और अब तो हम उन्हें एनालिस्ट भी समझते हैं, जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप हमारे साथ आज फिर शरीक हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, इमरान साहब से थोड़ा कमेंट लेते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। इमरान साहब, आईनी तरमीम से बात शुरू कर लेते हैं क्योंकि अक्टूबर आने वाला है और बहुत इस पर दोबारा चहमगोइयाँ हो रही हैं। कुछ सहाफ़ियों ने तो ये खबर भी दी है कि हुकूमत को भी कहीं से ये अल्टीमेटम मिला है कि 15 अक्टूबर आपके पास लास्ट डेट है और आप इसमें ये तरमीम कर लें वरना आपके लिए भी हालात अच्छे नहीं हैं। तो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमत इस दफ़ा ये आईनी तरमीम अक्टूबर के पहले हफ्ते में करवाने में या सिर्फ ये कि संजीदा भी है, ना सिर्फ ये कि बल्कि उसके बाद उसको करवा भी लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ इस तरमीम को ही लेके नहीं, मुझे ये बताएं कि जिस वक्त से ये हुकूमत बनी है इस हुकूमत के लिए कब हालात बहुत अच्छे थे या किसी भी सूरत में उस वक्त से लेके आज तक इनके लिए रावी चैन तो नहीं लिख रहा। ये सारी बातें जो हैं इनके लिए हर वक्त कोई ना कोई मसला है, हर वक्त कोई ना कोई चैलेंज है। वो तो वैसे तो कहते हैं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो पाकिस्तानी सियासत के तो मेरा लगता है सीना ही नहीं होता। यहाँ तो हालात जो भी हुकूमत आए उसके लिए मुश्किल होती है। लेकिन जो जैसा आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये कहा जा रहा है और हुकूमत जो है उसने अब होमवर्क भी करना शुरू कर दिया और इत्तफाक़ राय पे काम हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हुकूमत पहले ही अपना होमवर्क मुकम्मल कर लेती और इत्तफाक़ राय से ही कोशिश की जाती तो शायद पहले ही इतने मसाइल ना होते और हुकूमत को इस मामले पे सुबकी ना उठाना पड़ते। लेकिन शायद उस वक्त हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून की शायद किसी जोम में थी या उनका ख्याल था कि वो अपने इस मामले में कामयाब हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सके। लेकिन अब जो सूरत हाल है मुझे लगता है कि इत्तेफाक़ राय भी हो जाएगा। लेकिन अब तो इमरान साहब उस वक्त तो फिर भी चुप चुपीते ये लोग काम कर रहे थे जो भी कर रहे थे। अब तो काफ़ी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं और अब वकला तंजीमें अपना रिएक्शन दे रही हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो अपनी पोजीशंस सामने ला चुकी हैं। तो उसके बाद तो फिर उल्टा उनके लिए गेम और ज़्यादा टफ नहीं होगी हुकूमत के लिए? देखिए, सियासी जमातें जो पोजीशन लाई हैं अगर मौलाना मान जाते हैं और फिर दूसरा कौमी असम्बली में जो सीटों का मामला है, जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की सीटें अनाउंस की गई हैं और फिर अगर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों को मिल जाती हैं तो फिर तादाद तो पूरी हो जाती है, तादाद तो फिर इनका मसला नहीं रहता। मामला ये है कि क्या मौलाना को इसके लिए पूरी तरह से राज़ी कर लिया जाता है, क्या दूसरे इत्तेहादी इस पे ऑन बोर्ड हैं? तो देखिए, पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, जितनी इत्तेहादी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून की, वो तो इस वक्त
इनके साथ हैं वो कहते हैं जी ये मेरी खुद अपनी MQM के कुछ लोगों से और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन हम जो है ना हुकूमत के साथ। ठीक है, इस पे फिर बात अभी करते हैं, क्योंकि गवर्नर साहब जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने भी बड़ा आड़े हाथों लिया है इस मामले पर हुकूमत को। लेकिन पहले दुरानी साहब को वेलकम करते हैं शो में और उनका इब्तदाई कमेंट जानते हैं। दुरानी साहब, आपने भी बड़ी पेशन गोइयाँ की हैं और आपकी काफ़ी ऐसा भी लगता है कि पेशन गोइयाँ ठीक ठीक भी जा रही हैं पिछले कुछ अरसे में, लेकिन ये जो तरमीम से मुतल्लिक आप क्या सोच रहे हैं कि पहले हुकूमत नाकाम हुई तो अब क्या कामयाब हो जाएगी, और पहले आसान था तरमीम पास करवाना या अब उनके लिए आसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो तरमीम का ताल्लुक है, पहली बात तो ये है कि हुकूमत के पास डिज़ायर्ड नंबर इस वक्त नहीं है, और जो भी नंबर्स पूरे करने का वो अरेंजमेंट बताते हैं वो तो अरेंजमेंट होता है, लेकिन नंबर्स तो नहीं है, बहुत से इफ्स एंड बट्स के साथ हैं। दूसरी बात ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो ख़ुद भी इस वक्त लेजिटिमेट नहीं है कि वो ये काम करे। तीसरा ये है कि मौजूदा पार्लियामेंट जो है वो नामुकम्मल है, सेनेट उसमें नामुकम्मल है, असम्बली की सीटों के इश्यूज़ अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुए, इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस हैं, इंतखाबी निशान के इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, फिर उसके अलावा जितनी सीटें जिनके ऊपर शिकायत आई हुई हैं उनके बारे में ट्रिब्यूनल्स अभी तक नहीं बने, जो काम 3 महीने में होना था वो 1 साल में भी नहीं हुआ। तो ऐसी एक बेचारी लंगड़ी लूली और नॉन डिफाइंड, इनकम्प्लीट और गैर मुंतखब और गैर कानूनी किस्म का जो एक पार्लियामेंट है, जिसकी हुकूमत को तस्लीम भी इंसान किसी नज़रिया ज़रूरत के तहत ही कर सकता है, ऐसा सेटअप उठ के अगर तरमीम करने के लिए चल पड़े, वो भी तरमीम भी कौन सी, आइनी तरमीम। और आइनी तरमीम की नौइयत ये है कि जिसमें वो कम व बेश अगर इस जो ये तरमीम इस दफ़ा आई है, इसकी अगर मुमासलत ढूँढें तो इसकी मुमासलत वो 96 में जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो अमेंडमेंट लाई थे, जिसमें वो बिल्कुल मतलब बादशाह या सल्तनत के जो है अमीरुल मोमिनीन बन जाते थे, उस किस्म की अमेंडमेंट्स हैं जिसमें कि कानून, जिसमें बुनियादी हकूक़, जजों की तकर्री और अदलिया के सारे इख्तियारात, मतलब हर चीज़ जो है उसको छेड़ के ये एक ऐसा मुल्क है जो बेसिकली जिसकी तंद में, बनावट में जो है वो जमहूरियत है, जो कायदे आज़म ने बनाया था, उसको आप इस तरीके से मतलब डंडे से हाँक के और किसी को दबा के और किसी को जोड़ के किसी को मजबूर करके फ़लाँ पार्टी वाला है उसको फ़लाँ जगह डाल दो, मतलब ये कोई वो तो नहीं करना आपने। अच्छा दुरानी साहब, मतलब दुरानी साहब नहीं खेल रहे। दुरानी साहब, आपने अभी फरमाया कि ये जो मुल्क है इसकी बुनत में जमहूरियत है और कायदे आज़म ने बनाया था, तो उस पर डंडे के से तो नहीं कुछ हो सकता, लेकिन क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि इन 77 सालों में वाकई ही यहाँ पे हकीकी जमहूरियत रही है? क्या वाकई ही जमहूरियत को पनपने दिया गया है, या सिर्फ उस बुनत में, उस बुनियाद में जमहूरियत के हम हमेशा से जो है ना शोर मचाते रहे, और अमलन कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं जिसने यहाँ पे हकीकी जमहूरियत कायम करने के लिए कोशिश की हो? मैं तो जी बिल्कुल हल्फन साहब ये बात कहूँगा कि आपकी ये स्टेटमेंट जो है ये 100% दुरुस्त है, मतलब हल्फन ये बात कह रहा हूँ और दिल से कह रहा हूँ कि मतलब अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देखें तो पाकिस्तान की 73 तारीख तक की तारीख़ जो है वो इनकार आइन की तारीख़ है, और 73 के बाद तौहीन आइन की तारीख़ है, और 73 के बाद की जो तारीख़ है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है साहब कि खा मार्शल लॉ या कोई टूटी फूटी मुंतखब हुकूमत हो,
मतलब जिसको डंडे से लाया गया हो, थाने के ज़रिए लाया गया हो, हर हुकूमत के अंदर 2 ख़ानदान आपको नज़र आएंगे, उनकी आशीर्वाद नज़र आएगी, उनकी मौजूदगी नज़र आएगी। वो आज तक चली आ रही है। मतलब ये 54 साल जो गुजरे हैं, इसके अंदर जो है मुकम्मल तौर पे जमहूरियत जो है वो मरूसियत के रास्ते जो है वो एक रूट पे चलती रही है, और इसमें अख्तियार जो है या वो मार्शल लॉ के पास रहा है या वो मार्शल लॉ की आशीर्वाद। देखें, ये 24 का इलेक्शन अगर आप निकाल दें, ये 6 फरवरी वाला, इससे पहले जितने इंतखाबात भी हुए हैं उन इंतखाबात के अंदर वही जीतता था जिसके बारे में ये तासुर दे दिया जाता था कि ये जीतेगा। 18 का इलेक्शन आप उठा के देख लें, 18 में भी ऐसे ही था, 13 में भी ऐसे ही था, 8 में भी ऐसे, मतलब जिसके बारे में ये नज़र आता है कि उसने हुकूमत बनानी है, इलेक्टेबल्स उसमें शामिल हो जाते हैं, पुलिस डंडा हर चीज़ जो है उसके पीछे चल पड़ती है, और एक ऐसी हुकूमत तैयार हो जाती है जिसको पहले से टेलर किया गया। 88 से आप 85 में जहाँ भी आप चले जाएँ यही नज़र आती है, आपकी स्टेटमेंट की क्वालिफाई करती है आपकी स्टेटमेंट। अब अलबत्ता 6 फरवरी के बाद जो सिचुएशन 8 फरवरी के बाद, उसके बाद ये सूरत हाल बनी है कि अवाम ने डंडे को, पुलिस को, इशारे के बजाय धक्के को भी मानने से इनकार कर दिया। और आज जो सूरत हाल जिस वजह से हुकूमत के हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा, उसकी वजह यही है कि इस वक्त अवाम जो है वो अशराफिया और माजी में के इलेक्टेबल्स और यहाँ की जो एक हकूमती मशीनरी है उसके सामने सीधे होके खड़े हो गए। और अब वाकई इस वक्त मसला वाकई तो ये फिर तरमीम इसका मतलब है कि अपने बचाव के लिए हुकूमत करना चाहती है। आपकी नज़र में इन तरमीम का मकसद क्या नज़र आ रहा है आपको? इन तरमीम का मकसद इसके अलावा कुछ नहीं है कि हुकूमत जो है वो उसे नज़र आ रहा है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑनवर्ड बेंच और बार इकट्ठे हो गए हैं, और अब जो है जितने फॉर्म 45 वाले लोग हैं उनका सर्वाइवल मुश्किल है। फॉर्म 47 का जो भूत है वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और 45 का सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। पार्लियामेंट के अंदर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि हुकूमत चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब फॉर्म 47 वाले फारिग होंगे तो 45 वाले आ जाएंगे। इसके बाद कैसे चेंज हो जाएगी? दुरानी साहब, आप जो हमें बात कह रहे हैं ये यकीन करना इसलिए कुछ मुश्किल है कि हमें तो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी PMLN के साथ खड़ी है, ट्राइब्यूनल्स काम नहीं कर रहे, सीटें वापस नहीं मिल रही। हद तो ये है कि मखसूस नशिस्तें जो कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है वो तक नहीं उनको दी जा रही। तो हम कैसे ये समझ लें कि जनाब यहाँ पे हुकूमत चेंज हो जाएगी? फ़िलहाल तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने फेवर में लेके जा रही है। मैं आपको बताऊं, जब मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जुडिशरी की और बार की और बेंच की मूवमेंट चल रही थी, उस वक्त हुकूमत में बैठे हुए लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आता था कि वो फारिग हो जाएंगे। असल में हुकूमत का सानिया ये होता है कि हमारे यहाँ जब हुकूमत में कोई बैठा होता है उसको आखिरी दिन तक यकीन नहीं आता कि उसको चले जाना है। जैसे इंसान है ना, इंसान को आखिरी दिन तक यकीन नहीं आता कि उसने दुनिया से चले जाना है। इसी तरह और जो हुकूमत में आ जाता है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि हुकूमत के निज़ाम को इतना फूल प्रूफ बना दे कि उसके ख़्याल में और उसके हवारियों के ख़्याल में या उसके लॉ मिनिस्टर के ख़्याल में कोई भी ताकत ऐसी ना रहे जो उसकी हैसियत को चैलेंज कर सकती है। तो ये तो बड़ी दफ़ा देखा हुआ जी, मैं तो बचपन से यही तमाशा तो ये समझ रही है, लेकिन हमें भी तो कुछ नजर आए ना। हम कहेंगे जी हुकूमत को तो लग रहा है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें कैसे, आपको कैसे ये लग रहा है कि ये जाएंगे? दूसरा देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि कल लाहौर में जलसा हो गया। देखिए, बात ये थी कि एक वक्त ये था कि ये कहा जाता था कि जी ना कोई जेल से निकलेगा, ना किसी को बाहर आने दिया जाएगा, सारे मुल्क के ऊपर जो है वो 9 मई के मुकदमात बने हुए थे, कोई गद्दार था और कोई मुल्क दुश्मन था और कोई कुछ था और कोई कुछ था। कल सारे लगे फिर रहते लाहौर में। नहीं, लेकिन दुरानी साहब वो जलसा जो हुआ बड़ी माजरत के साथ, जिन लोगों को वहाँ होना चाहिए था, जो क़यादत थी, वो तो गायब थी। और अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको ये पता था कि 6 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा, ये अलग बहस है कि जलसे का टाइम 6 बजे तक होना चाहिए या नहीं, लेकिन PTI ने जब खुद इत्तफाक कर लिया और ये तय था कि 6 बजे, क्योंकि इस्लामाबाद की मिसाल मौजूद थी, ये तय था कि 6 बजे लाइटें बंद हो जाएंगी,
तो उसके बावजूद मौसूफ वहाँ पहुँचे ही नहीं। बाज़ लोग तो कहते हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट नहीं पहुँच सके थे अपने बड़े भाई के इस्तकबाल के लिए, उसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब भी जानबूझ के नहीं पहुँचे। यानी इस तरह की जब सूरत हाल होगी तो वहाँ भी तो आप ये देखें ना, ऐसे ही काम चल रहा है। याकूब भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। कल मैं बैठा हुआ ना जलसे की देख रहा था सारा कार्रवाई ना, और उसके बारे में सुन भी रहा था। एक जलसा कर रही थी पीटीआई और 3 जलसे कर रही थी पीटीआई के हक़ में हुकूमत। एक बंदा उनका बोलता था, 3 हुकूमत के बंदे उनके बारे में आके बात करते थे। और मैं आपको ये बताऊं कि एयर टाइम का ये हाल था कि 100% एयर टाइम जो है वो एक पार्टी को जा रहा था। कोई ये साबित करना चाह रहा था कि बंदे कम आए हैं, कोई ये साबित करना चाह रहा था कि बंदे ज़्यादा आए हैं, कोई ये साबित करना चाह रहा था कि अली अमीन को आना चाहिए था वो नहीं आया। अली अमीन का कद बड़ा होता जा रहा है, इमरान खान साहब का कद बड़ा होता जा रहा है, हर कोई उनको डिस्कस कर रहा है, उनका आना उनका ना आना इशू बना हुआ है। एक इंतज़ामी तौर पे एक मुतालबा किया जा रहा है एक चीफ मिनिस्टर से। अब ये तो ऐसे लगता है कि जैसे टॉडलर्स गवर्नमेंट, मतलब स्कूलों में हम लोग बच्चों की हुकूमतें बनाया करते थे ना, कि जी के एक डीसी मुतालबा कर रहा है चीफ मिनिस्टर से कि तुम यहाँ आओ तो माफ़ी मांगने का तो अदालती तरीका है, इज़ाला हसीयत उर्फी करके आप डिग्री ले ले उसके खिलाफ। ये कौन सा तरीका है कि डीसी कहेगा और कोई चीफ मिनिस्टर आगे माफ़ी मांग लेगा? मतलब कोई कानून होता है, कोई ज़ाब्ता होता है, कोई समझ होती है। मतलब एक बंदे को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक पार्टी को आप बड़ा कर रहे हैं, उसके हर इशू को मैग्नीफाई कर रहे हैं, उसके एक जलसे के आप 100 जलसे बना देते हैं, एक दिन की एक्टिविटी को 10 दिन की। और अब सुबह से मैं देख रहा हूँ जितनी हुकूमती जो है अफराद हैं वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जलसा तो हुआ है लेकिन जलसे में बंदे कम थे। दूसरी, वो अपनी ये कामयाबी बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने आना था वो नहीं आ सका। वैसे आपकी क्या राय है? जलसा कैसा हुआ? क्या आपकी क्या राय है? जलसा कैसा था? मैं तो कहता हूँ जलसे से दरवाज़ा खोल दिया है नून इमरान के आने का और हुकूमत के जाने का। देखें, पंजाब के अंदर पहला जलसा और उस जलसे को इतना प्रोटोकॉल हुकूमत ने दिया कि 2 दिन बाद भी जो है और 2 दिन पहले भी वही जलसा था। अब वो जहाँ चाहेंगे जलसा करेंगे, इसी तरह उन्हें प्रोजेक्शन मिलेगी। अब तो रास्ता खुल गया। और आप ये जो इस्लामाबाद का देखिए, हम सियासी लोग हैं, हम सीधा नहीं सोचते, हम बहुत एंगल्स पे सोचते हैं। ये बेचारे इस वक्त तो बहुत सादा हुकूमत है ना, 3 वजीर बैठ के एक दूसरे पार्टी के जलसे को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि यार हम लोग तो ये तय किया करते थे यार अगर किसी को प्रोजेक्ट नहीं करा, डोंट गिव हिम टाइम, बात ही ना करो, लिमिट करो भाई इतना ही नाकाम है तो आप अगले दिन भी आके उसके ऊपर क्यों डिस्कस करे जा रहे हैं जब अगर अब नाकाम था तो भाई करे उसको। उनके लिए उनकी तो लॉटरियां लगी पड़ी हैं सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपोजिशन को अगर कोई हुकूमत चाहिए हो तो ऐसी चाहिए होती मैं देखिए, मैं तो अब एक थोड़ा सा ए पार्टीजन भी हूँ ना, फिर भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसी हुकूमत चाहिए होती है अपोजिशन को कि जो उनके बाद उनको ग्लोरीफाई करती जाए और वो कर रही है। हर रोज कुछ नया ऐसा करती है कि हीरो बनाती है उनके लीडर्स को, कभी गिरफ्तार करती है, कभी मुकदमे बनाती है, कभी उनको। मैंने देखे खान साहब को अगर इन्होंने महीना पहले छोड़ दिया होता, आज तक 5, 10, 8 जलसे करके फिर वो क्या करते? अगर कानून को हाथ में लेते फिर अंदर हो जाते। अगर जलसा करते तो जलसे करके जलसे पे तो बड़ा खर्चा होता है, थक जाते। से कौन सी हुकूमतें तो चला के थकाती हैं, ये आप चल के थक रही है। अच्छा दुरानी साहब, ये फरमाइएगा कि गवर्नर पंजाब जिस तरह से हुकूमत के खिलाफ, पहले वो पंजाब हुकूमत के खिलाफ महाज खोले हुए थे, अब वो आज उन्होंने बराह रास्त वज़ीर आज़म के हवाले से भी जो गुफ्तगू की है, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नर पंजाब जो हैं वो अज़ खुद उनका इतना सियासी कद है कि अपने तौर ये बात कर सकें, या वो भी किसी इशारे पे ये बात कर रहे हैं? अगू भाई, बड़ा प्यारा इशू आपने छेड़ दिया। वो एक था हम जुलूस था, उसमें एक रेडी वाला आ गया, किन्नों की रेडी लगाई हुई थी उसने, तो उस पर जुलूस ने हमला कर दिया, तो वो रेडी पे उसके किन्नों उठाने शुरू कर दिए ना, तो उसने फटाफट जो थे ना, जो बाकी किन्नों थे ना, वो खुद खाने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा सारे खा रहे हैं तो मैं चलो किन्नों खा ही ना।
मतलब इस वक्त हुकूमत का अपना रेडी लुट रही है, ठीक है ना जी। तो उसके अपने जो अलाइज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हाथ मार सकते हैं मार लें, उनका कोई एक आधा वाइस चांसलर लगवा लूँ मैं, ठीक है ना जी। और वो हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। जब वो कहते हैं जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारे जाते हैं, ये उतरते हुए बोझ है जो कि अब इन्हें समझ तो नहीं आ रही। हुकूमत में इंसान को वैसे समझ भी नहीं आती, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि जब आपका कमज़ोरी का देखें, अगर आपको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़े जिसके लिए आपके पास अख्तियार भी ना हो, बंदे भी ना हो, तैयारी भी ना हो, और फिर आप करने चल पड़े। लेकिन दुरानी साहब इस्लामाबाद में आए हो तो यहाँ लोग हंसते हंसते थकते नहीं है। लेकिन ये तो पहली तरफ के नमूने देखे हमने। लेकिन दुरानी साहब मैंने कहा इनके तो, लेकिन दुरानी साहब एक मामला ये भी है ना, एक तरफ आप ये दावा कर रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत ख़त्म हो रही है और 45 वाले हुकूमत में आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमाद अजहर साहब ये दावा करते हैं कि हुकूमत नून लीग से ली जा रही है और पीपल्स पार्टी को दी जा रही है। तो अब हम इन दोनों में से किसके दावे पे यकीन करें? देखें जी, आप देखें, ये तो आप डिपेंड करता है कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक है। अगर आप हुकूमत के साथ हैं तो फिर चलें पीपल्स पार्टी वाली बात को मान लें, अगर आप अवाम के साथ हैं तो मेरी बात को मान लें। मतलब ये है कि इस वक्त ना पीपल्स पार्टी की लेजिटिमेसी है और ना ही नून की लेजिटिमेसी। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपस में एक है, एक ही रहेंगे और कोई रास्ता भी ये मुझे तो लग रहा है हमाद अजहर ने भी ये बात एवी फूट पड़वाने के लिए बात ना कर दियो। एक ब्रेक लेते हैं इमरान साहब। इस पे एक तीसरी है जो दो, एक तो राय है ना कि एक 47 वाली हुकूमत, एक 45, एक तीसरी राय भी है जो मौलाना भी कह रहे हैं और पहले से कह रहे हैं और इमरान खान साहब ने भी इसकी तौसीक कर दी है, और वो है नए इलेक्शन की राय। तो क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है? इस पर भी आके बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। और इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर बात चल रही है जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो दुरानी साहब, जो मैं सवाल एक छोड़ के गई थी ब्रेक पर जाने से पहले कि क्या ये आपको नज़र आता है कि इन हाउस तब्दीली होगी? क्योंकि अब तो ये भी डिमांड हो रही है कि इलेक्शन ही नया हो जाए, अब इतना इसमें मैस हो चुका है कि इसको ठीक करना मुश्किल है, तो लिहाजा नए इलेक्शन की तरफ जाए। इमरान खान भी ये कह रहे हैं, मौलाना साहब ने भी ये बात की है। देखें, मैं इलेक्शन के बारे में मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं, मैं बिल्कुल बाय द बुक बाय द लॉ चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूं। आईनी तौर पे जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे वो इलीगल इलेक्शंस थे, वो प्री पोल रिगिंग की वजह से, और अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उस पार्लियामेंट का चलना जो उस इंतखाबात के ज़रिए आई है वो गैर कानूनी और गैर आईनी होगा, क्योंकि उससे पहले इंतखाबी निशान ही एक पार्टी का छीन लिया गया, जलसे करने नहीं दिए गए, लोगों को डिस्टॉर्शन की गई, और ये सब रिकॉर्डेड एविडेंस के साथ रिकॉर्डेड रियलिटीज़ हैं। इसलिए इलेक्शंस तो नए होने ही होने हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार एक तो ये सजेस्टेड है कि जी फॉर्म 45 की हुकूमत बना के जो डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उसको सब मिलजुल के सियासी पार्टियां करें, और ताकि आइंदा वो डिस्क्रिपेंसीज पैदा ना हों जो माजी में होती रही हैं, और एक स्मूथ गवर्नेंस का सिस्टम बने जिसमें कि जो तजावीज़ में ये शामिल है कि जी कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात इकट्ठे हों, एक ही मुद्दत के लिए हो, ताकि अवाम की एम्पावरमेंट हो और इलेक्शन कमीशन का ऐसा निज़ाम हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। मज़ीद अगर कोई चीज़ और भी इस NFC वगैरह से रिलेटेड भी इश्यूज़ हैं उन पे भी बात हो सकती है, तो वो नई असम्बली के इंतखाबात की तरफ जाने से पहले ये मौजूद असम्बली को इंटरनल करेक्शन के बाद ये सब कुछ करके आगे बढ़ना चाहिए, और हमें आगे मुल्क की तरक्की के लिए सबको इकट्ठे चलना चाहिए। इस पे मैं आपकी तरफ आती हूं, लेकिन मैं समझ लेकिन मैं इस पे इमरान साहब से भी कमेंट लूं, क्योंकि ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि ये जो आईनी तरमीम का मुसविदा अब हुकूमत तैयार करी है, इसमें इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी रीअपॉइंटमेंट की बात है कि या तो उनकी मुद्दत में तौसी कर दी जाए या उनकी नए सिरे से अपॉइंटमेंट कर दी जाए और इन्हीं के अंडर ही अगले इलेक्शंस तक भी काम चलाया जाए।
तो इमरान साहब, आपको लगता है कि इस सेटअप को ही हुकूमत हर सूरत बरकरार रखना चाहती है कि जितने तमाम बड़े ओहदों पर लोग हैं वो मौजूद रहें, उनको तौसी देनी पड़े, उनके लिए तरमीम करनी पड़े, जिस तरह भी, तो ये इस तरह इसमें कामयाब आपको होती नज़र आ रही हुकूमत? देखिए समीना, पहली बात तो ये है कि क्या वाकई ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है या ये सिर्फ अफवाहें हैं, क्योंकि अभी तक किसी हुकूमती शख्सियत की तरफ से ये बात नहीं की गई कि जनाब जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन तो पहले तरमीम भी नहीं मान रही थी इमरान साहब, वो तो आखिर तक कह रहे थे ऐसी तो कोई बात नहीं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी। और इवन हमारे प्रोग्राम में अगर आपको याद हो 6-8 हफ्ते पहले जो लोग थे वो ये डिस्कस कर रहे थे कि इस पे बात हो रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, यानी वो पूरी बयान नहीं करते थे। लेकिन हाँ जी, अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बात है चीफ इलेक्शन कमीशनर की, पहली बात तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो आइन में तरीक़ाकार तय है, जिसके तहत इमरान खान साहब ने इनको मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया था, वो एक बड़ा सेट पैटर्न मौजूद है। अब क्या हुकूमत की क्या ये मजबूरी है कि इनको नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कोई और दस्तयाब ही नहीं है? क्या इन्होंने अपोजिशन लीडर से बात की है? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? और अगर एक शख्सियत वैसे ही इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए और वो भी उस ओहदे पे तैनात जो कि जिसने सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो करवाना है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे हुकूमत को कोई नेक नामी नहीं मिलेगी, इससे मज़ीद उन पर तनकीद होगी। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस तरह का करे। लेकिन अभी मैं जैसे पहले कह रहा था कि यहाँ पे सियासत के ढंग रंग ऐसे हैं कि कुछ भी बैद नहीं है, हुकूमत की मर्ज़ी है तो ले आए। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि अभी जो दुरानी साहब फरमा रहे थे कि अगले जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है और बेंच और बार जो हैं वो एक होंगे, तो ये जो आइनी तरमीम की बात है उसमें बहुत सारी तजवीज़ें ऐसी भी हैं। देखिए 20 के करीब जो शिकें हैं उसमें से बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ बार कौंसल्स का पहले से वो मुतालबात मौजूद हैं। लिहाजा अगर ये तरमीम की जाती है तो यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है कि वकला भी डिवाइडेड हैं। वकला की भी कुछ बार कौंसल्स और कुछ जो उनके इदारे हैं वो हुकूमत के साथ खड़े हैं और कुछ जो हैं वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं। लिहाजा बार और बेंच का जो मामला है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अदलिया में जितनी रिफ्ट नज़र आती है और जिस तरह से ग्रुपिंग हो गई है, उसमें किसी भी शख्सियत को, किसी भी ग्रुप के फ़ैसले को आप ये नहीं कह सकते कि ये ज़ाती पसंद या नापसंद की बिना पे नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट पे है। क्योंकि अब अगर हम 8 जजों के हवाले से ये देख लें कि जो अचानक से एकदम वजाहत पेश की गई है तो उस पर भी तनकीद हो रही है। एक वो तो इलेक्शन कमीशन ने खुद जाके रुजू किया था ना, उन्होंने अपनी मर्जी से थोड़ी वजाहत जारी की। वो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी तो उन्होंने वजाहत जारी की। उसका कोई नोटिस होता है, कोई तरीकाकार होता है। मामला ये है कि मैं आपको वैसे एक बात बताऊं कि जो उन्होंने जजमेंट दी थी ना 12 जुलाई की, उसमें उस जजमेंट में ये बात तहरीर थी कि अगर आपको किसी तरह का भी कोई अबहाम होता है या आपको कोई इसके अमल दरामद में मुश्किल दरपेश होती है तो आप इन 8 जजेस से इसके मुतालिक रुजू कर सकते हैं। तो ये उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसके लिए कोई अलग से ये पिटिशन थी ही नहीं कि जो हम ये समझें कि जी ये कोई अलग से पिटिशन थी जिस पर अलग से समाअत होनी थी। क्योंकि मैंने जो मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से इस पर बात की है वो ये समझते हैं कि वो उसी की एक ज़ेली अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है आप उनसे चैम्बर में उस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने वो एक वजाहत जारी की है, वो कोई अलग से पिटिशन नहीं है। अब आपने जिन कानूनी माहिरीन से बात की है ना वो सारे उस मकतबा नजर वाले लोग हैं। कुछ अब सुन ले सुन लेना अब तो कानून यही कहते रहेंगे कि ये जज उसी का एक्सपीरियंस। मेरी अर्ज सुन लेना, मैंने इरफान कादर साहब से बात की है। अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। मैंने इस पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बात की है, मैंने एहसन बून साहब से बात की है, मैंने जिन लोगों से बात की है हाफिज एहसान से बात नहीं हाफिज एहसान साहब, मैंने अजहर सदीक साहब से बात की है या जिन लोगों से बात की है उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सारे तरीक़ाकार को ही कहते हैं कि गलत है। और अजहर सदीक साहब ये कुछ लोग ऐसे हैं
जो कहते हैं चीफ जस्टिस ने भी सवाल उठाए हैं, देखते हैं कि उनको क्या इस पे रिस्पांस मिलता है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये आज एक दफ़ा फिर से सवाल उठाया गया है कि जी यरूशलेम पोस्ट में जो आर्टिकल है उसमें ये तहरीर है कि इमरान खान जो है वो इसराइल के हामी हैं, जबकि इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा तो कई दफ़ा इस बात की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन बार बार ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल में आती है और उसके ऊपर ज़ाहिर हुकूमत आके ये नैरेटिव भी बनाती है। दुरानी साहब, इस सारी कहानी को आप किस तरह देखते हैं? बार बार ये नैरेटिव आया जाता है कि यहूदी लॉबी जो है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है, इसमें कोई हकीकत भी है? देखिए, मैं माजी में मेरा ताल्लुक तो अपनी जगह है, लेकिन मैं उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा और उनका कोई ज़्यादा हमायती भी नहीं रहा। लेकिन मैंने इन माजी में भी ये इशू जब भी उठा है अखबारात में या कहीं भी 1996 के बाद से जब भी ये उठा है तो मैंने ज़रूर इसका जायज़ा लिया और मैं अपनी इत्तलात की बुनियाद पे आपको ये बता रहा हूँ बिल्कुल इंतहाई तयक्कुन के साथ कि हर दफ़ा इसको पुश किया जाता था, इसको प्लान करके लाया जाता था और इसको डिज़ाइन करके प्लेस करवाया जाता था। तो सियासत में ये होता है कि जब पॉलिटिकल राइवलरीज़ होती हैं तो जो आपके मुखालिफिन होते हैं वो जो भी उन्हें जहाँ भी स्पेस मिलती है मीडिया में जिस जगह पे भी वो उस पे इस चीज़ को, लेकिन आर्टिकल तो हुकूमत ने नहीं लिखवाया ना यरूशलेम पोस्ट में, वो वहाँ पर अगर मैं समझ रहा हूँ वो लेकिन उसके यहाँ पे प्रोजेक्शन के एंगल्स जो होते हैं ना वो फिर ट्रांसलेशन में बहुत से बदल जाते हैं। अच्छा। और फिर वो आगे से आगे, और ये सब चीज़ें हमने, चूँकि मैं ये तो नहीं कहता हमने की हुई हैं, लेकिन हमने लोगों को करते हुए देखा हुआ है ना। थोड़ा सा मान लें, कोई बात नहीं दुरानी साहब आप भी लेकिन ये है कि मतलब हमने ये चीज़ें बहुत करीब से देखी। हाँ जी दुरानी साहब, समीना ये चाहती हैं कि आप ये कह दें कि हमने की नहीं लेकिन करवाई बड़ी दुरानी साहब अपना दामन ना बड़ी सफाई से बचा रहे हैं। नहीं, मैंने इंतहाई मासूमियत से आपको हकीकत बयान करने की कोशिश की है ताकि ये है कि हकीकत पहुंच सके। बाकी ये देखिए, ये जो मामलात होते हैं फेथ के, नज़रिया के, इनके बारे में आप पता है, फैमिली के मैटर, बाकी इनके ऊपर ख़वातीन के इशू, इनके ऊपर मैं बहुत ही इसमें वो हूँ, मतलब मैं इन चीज़ों को पे खेलना, इनको उछालना मैं मुनासिब नहीं समझता। ये अपनी अपनी सोच होती है और अपने नज़रियात होते हैं। अवाम है, अवाम का वोट है, अवाम की सियासत है, उसको अवाम में डील करना चाहिए, ना कि हम उसको सज्जी से मारें खब्बी से मारें। वो मैं नहीं समझता कि हमें इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। जब भी देखें, मैं आपको बताता हूँ, एक दफ़ा एक इलेक्शन से उनके अंदर बहुत नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़, और 88 के गालबन इलेक्शन थे, और उसमें चीज़ें फैब्रिकेटेड मटेरियल्स जहाज़ों से ड्रॉप कराए गए। एक मैं इंटरेस्टिंग उसका रिज़ल्ट आपको बताता हूँ, जिस एरिया को ज़्यादा फोकस किया गया वहाँ रिज़ल्ट उसके बिल्कुल उल्टे आए, रिएक्शन आया। तो इसलिए जब भी आप किसी के कोई पर्सनल फेथ्स के मामला, फैमिली मैटर्स, इनको जब आप पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन के लिए यूज़ करते हैं तो हमारी आवाम इसको पसंद नहीं करती। राइट। इमरान साहब, वैसे ये आर्टिकल अब आया, जो इस तरह का कोई और आर्टिकल आता है जिसमें कोई नेगेटिव बात जाती है उसके ऊपर हुकूमत आके, लेकिन इस वक्त कई आर्टिकल ऐसे भी लिखे जा रहे हैं जो इमरान खान साहब की हिमायत में हैं, और जिसमें अभी मैं उस दिन देख रही थी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो बाकायदा रिपोर्ट जारी की कि जो उनको इस वक्त रखा गया है ये इलीगल डिटेंशन है उनकी, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जो वर्किंग ग्रुप था उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जो ऑक्सफोर्ड के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं चांसलर के लिए इमरान खान साहब, उसके हक़ में लिखा जा रहा है, उनके एक जो वहाँ पे रुकने पार्लियामेंट हैं उनकी तरफ से भी इवन लिखा गया है। उसके ऊपर तो हुकूमत या मीडिया में उस तरह से बात नहीं होती, लेकिन जो उनके ख़िलाफ़ आता है कोई आर्टिकल, जैसे ये आ गया जो उनके बज़ाहिर ख़िलाफ़ जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो हुकूमत आके पॉइंट स्कोरिंग करती है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग ही है, या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई बात है? देखिए, मुझे इसमें ये लगता है कि इस सारे इशू को अगर आप एक गैर जानिबदारी से एनालाइज करें तो हुकूमत के अंदर कोई बहुत स्टॉन्च सपोर्टर्स मुझे नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब की, कि वो हर उस चीज़ को देखें ना। अब ये वाला जो ऑक्सफोर्ड वाला इशू था, ये किसने उठाया? आपके अपने एक वज़ीर ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको इंटरनेशनल इशू बना दिया।
हमारे अपने। अच्छा, इसी तरह से भाई एक बंदा एक बाहर के मुल्क में एक इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप उस इलेक्शन के अगेंस्ट वहाँ जाके पटिशन कर रहे हैं, वहाँ जहाँ आप सड़कों पे फिर नहीं सकते, सारे पाकिस्तानी जो है वहाँ आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, आप वहाँ जाके जो है अपने लिए मुश्किल ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत के अंदर से जो इक़दामात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, मैं उनमें से अक्सरियत को देखता हूँ वो होते हैं जिसका उनको फ़ायदा होता है। वैसे दुरानी साहब, तो वो भी मतलब दुरानी साहब यहाँ एक बात ये भी है कि मुझे आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी कौम का ये मसला है कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर कौन बन रहा है? आप इमरान खान को तो भूल जाएं, इमरान खान साहब की छोड़ दें। इस वक्त कौम, पाकिस्तानी कौम के कितने % लोग हैं जिनको ये पता भी है इस खबर से पहले कि ऑक्सफोर्ड का जो चांसलर होता है वो किस तरीके से होता है या उसका इलेक्शन होता है। दूसरी बात ये कि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि मान लिया कि आज इसराइल के अखबार की जो बात की जा रही है वो वहाँ का सबसे मकबूल अखबार होगा, वहाँ पे सब उसकी सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन होगी, लेकिन कितने फ़ीसद लोग हैं जिनका इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो हैं वो इसराइल के हक़ में या इसराइल के ख़िलाफ़ हैं? यहाँ इस वक्त गरीब का मसला उसकी रोटी है, यहाँ इस वक्त गरीब का मसला बिजली का बिल है, यहाँ इस वक्त गरीब का मसला ये है कि उसके बच्चे का रोज़गार कैसे होगा। आज मेरे पास एक बच्चा आया पंजाब यूनिवर्सिटी से जिसने लॉ ग्रेजुएट है, वो उसने कहा जी मुझे 1 साल हो गया मैं मारा फिर रहा हूँ, मेरी क्लास के 11 लोग अब तक बाहर जा रहे हैं, जा चुके हैं, दूसरे सब जाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं मुझे कहाँ जाना चाहिए। मामला ये है कि जिस मुल्क में नौजवान, दुरानी साहब पहले आपके सिर्फ़ और सिर्फ 2 तबकात बाहर जाते थे, एक वो जो लीड क्लास थी जो पैसा था जिनके पास, जो जाके वहाँ सरमायाकारी करते थे सेकंड होम के लिए, दूसरे वो जो लेबर क्लास थी जो वहाँ पे जाके बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे और आपके लिए सर मुबादला। तो आपकी ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, आपका मामला ये है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो आपकी मिडिल क्लास है, जो ब्रेन ड्रेन जिस तरह से हो रही है, ये लम्हा फिक्रिया तो ये है, लोगों के मसाइल कुछ हो रहे हैं, आप डिस्कशन। लेकिन इसमें सारी जो दुरानी साहब ने शुरू में बात कर दी थी ना, वो मेरा ख्याल है उन्होंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया था कि हुकूमत खुद ही उनकी प्रोजेक्शन करती रहती है और हर रोज़ कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से उल्टा उनको ग्लोरीफाई कर देती है। तो मेरा ख्याल है ये वही स्ट्रेटजी है कि नॉन इश्यूज़ को भी बस छेड़ के उस पर बात करके और ग्लोरीफाई भी करती है और अपना नुकसान भी करती है। लेकिन दुरानी साहब, आप आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन है कुछ मज़ीद इशूज़ के ऊपर भी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और कुछ बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म जा रहे हैं अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इजलास में वो खिताब भी करेंगे, शिरकत भी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनका ये दौरा। इससे पहले कहा जा रहा था कि इसहाक डार साहब भी जाएंगे, लेकिन वो पहले नहीं गए, इसहाक डार साहब उनके दौरे से पहले। लेकिन बहरहाल ये इस लिहाज से तो एक इम्पॉर्टेंट दौरा है कि इस वक्त इंटरनेशनली काफ़ी चैलेंजेस हैं और उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब क्या अपना मौक़िफ़ रखेंगे, इमरान साहब से जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, कैसे देख रहे हैं आप अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान को तो इस वक्त इंटरनेशनली काफ़ी इशूज़ हैं जिसके ऊपर बात करनी है, फोकस किस पे रहेगा? देखें, पाकिस्तान में सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त जो हालात हैं और आलमी सतह पे जिन मसाइल का सामना है, तो इस पाकिस्तान के दोस्त बहुत कम हो चुके हैं और दुश्मनों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। ऐसे में मैं ये समझता हूँ इसलिए भी इस दौरे की अहमियत बढ़ जाती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो वहाँ पे जाएं और कम से कम सबसे पहले तो जो अमेरिका है, अमेरिका के साथ माजी में जिस तरह से आपके ताल्लुकात रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी था और उसके अलावा भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में काफ़ी ज़्यादा वो इमदाद करते थे, लेकिन अब सूरत हाल उससे काफ़ी तब्दील हो चुकी है। तो वहाँ पे अमरीकी जो हैं वहाँ उनसे भी मुलाकातें हैं और दूसरा वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक, वज़ीर आज़म हाउस के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि साइड लाइन पे उनकी मुख्तलिफ जो हैं सरबराहान ममलिकत, उनसे मुलाकातें और आलमी मालियाती इदारे जो हैं
उनसे वहाँ पे वज़ीर आज़म मिलेंगे और दोस्त ममालिक जो हैं ख़ास तौर पे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कायल करने की वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाई जा सके, क्योंकि अभी तक हुकूमत को कोई खातर खा कामयाबी इसमें नहीं हो सकी। जब से हुकूमत बनी है कोई खातर खा इन्वेस्टमेंट उस तरह से आई नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट उस तरह से हुआ नहीं। तो वज़ीर आज़म का जो बुनियादी फोकस है वो इस हवाले से ये है कि दोस्त ममालिक को कायल किया जाए और वो यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आए। अच्छा इमरान साहब, एक इस पे छोटा सा कमेंट ज़रूर मैं आपका लेना चाहूँगी। नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया है, पहले भी वो कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली इसके ऊपर उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया। आम तौर पर ये कहा जाता है कि खैर सगाली का जज्बात का इजहार ज़रूर कम अज़ कम किया जाता है अगर कोई इस तरह से आपकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करता है। ना पहले किया गया ना अब किया गया। इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं इसको डिस्कस करेंगे वज़ीर आज़म साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में, और यहाँ पर भी इस चीज़ के ऊपर कोई कंसर्न है किसी को कि इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे दें कि जी ये उनकी इजाज़त से हो रहा है, नहीं हो रहा, किस तरह ये हो रहा है? समीना देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई आम एक मुसाफिर त्यारा भी जो है ना वो फ़िज़ाई हदूद बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तो आप बात अच्छी तरह समझ लें। दूसरी बात ये है कि फिर एक जो सरबराह मुमलिकत है और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, तो क्या आप ये ऐसा समझती हैं, क्या ये मुमकिन है कि उनका त्यारा फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान की इस्तेमाल करे और बग़ैर इजाज़त के करे? ऐसा नहीं है। अब ये क्या स्ट्रेटजी है, क्यों इस बात को दोनों तरफ से ओपन नहीं किया जा रहा या क्यों इसको छुपाया जा रहा है? लेकिन मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बाकायदा इजाज़त के बाद ही दोनों दफ़ा उन्होंने फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। ठीक, इमरान साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, यहीं पे आज बात को समेट। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।